हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए दोस्तों जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 42 को कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचती रहे, आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। और फ्रेंड्स, आप लोग ना वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। आप लोग आधा अधूरा देखते हैं, फिर ज्ञान भी आपको अधूरा ही होता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए और उसे एक दो बार रिवीजन कर लिया करिए, तो आपका जो प्रैक्टिस सेट होगा वह कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, और आपकी जो नॉलेज होगी वह भी आपकी इंक्रीज करेगी। तो चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देश का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वह होता है भारत का महान्यायवादी, ठीक है। तो जो आपका महान्यायवादी होता है दोस्तों, वह आपका क्या होता है, देश का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। अगर हम बात करें जो आपका महान्यायवादी का जो पद है दोस्तों, वह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? वह आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें कि इन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो आपके जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में आपके भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आर वेंकटरमणी जो है दोस्तों, वह भारत के वर्तमान में क्या है? अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संसद के लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष दोस्तों। 20 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो 25 वर्ष है वह आपके लोकसभा सदस्य बनने हेतु, ठीक है। अगर हम बात करें संसद की, तो संसद के दो सदन होते हैं, एक तो आपका लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा, ठीक है। अगर हम बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में जो आपका न्यूनतम आयु है, मिनिमम एज, वह आपका कितना है? तो 25 है, 25 वर्ष। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो मिनिमम एज है वह है आपका 30 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन आपका 1988 जो था, इसको इसमें दोस्तों आपका क्या कर दिया गया? तो 21 वर्ष से घटाकर आपका 18 वर्ष कर दिया गया। अब आप लोग जो हैं कि 18 वर्ष में ही वोट डाल के चले आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यह किस अनुच्छेद को संशोधन करके किया गया था, तो 326 जो आपका अनुच्छेद था उसे संशोधित करके यह किया गया था। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कि जो आपके राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, उन पर महाभियोग लगा के, ठीक है, महाभियोग द्वारा, जो आपका महाभियोग की प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट, इसके द्वारा आप राष्ट्रपति के उसके कार्यकाल समाप्ति से पूर्व उसे पद से हटा सकते हैं आपके महाभियोग के द्वारा। और यह जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह कहाँ से लिया गया है? यह आपके अमेरिका से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत आप इस पे महाभियोग लगा सकते हैं आपके? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61 के तहत आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर यहाँ आपके राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। अगर हम बात करें कि अभी तक कितनी बार महाभियोग लगाया गया है, तो आप बताएंगे शून्य। अभी एक बार भी यह महाभियोग नहीं लगाया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो जो आपका भारतीय संविधान है वह आपकी एकल नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो यह आपका नागरिकता है, एकल नागरिकता, आप देखते हैं कि और भी देशों में, जैसे कि आपके यूएसए में देख लीजिए, वहाँ पे आपके दोहरी नागरिकता है, यानी डबल सिटीजनशिप है, लेकिन यहाँ पे आपकी सिंगल सिटीजनशिप है आपकी भारत के अंदर। और यह जो आपकी एकल नागरिकता का प्रावधान है, यह भारतीय संविधान के द्वारा कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? तो यह आपके ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। और अगर हम बात करें दोस्तों कि यह जो आपका नागरिकता है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो 5 से लेके 12 तक आर्टिकल के तहत आपका नागरिकता दिया गया है भारत में। और किस भाग के अंतर्गत है? तो भाग दो में आपका नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार का प्रमुख
कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख होता है आपका प्रधानमंत्री, ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसे ही पीएम बनाया जाता है, और इसकी जो नियुक्ति होती है आपके प्रधानमंत्री की, पीएम की नियुक्ति कौन करता है? कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आपके 75(1) के तहत आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख आपका प्रावधान दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री, तो आप सभी जानते हैं और बच्चे से लेके बूढ़े तक जानते हैं दोस्तों, सबकी जुबान पे हैं आपके नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो जो आपके हड़प्पा के खंडहर थे वह आपके रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। रावी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा जो सभ्यता था इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में खोजी थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु का पालतू बनाया था? तो दोस्तों आदि मानव की बात हो रही है। जब आदि मानव थे दोस्तों तो उस समय जब सर्वप्रथम पशु को पालते थे ना, वह आपका कुत्ता था, ठीक है, वह कुत्ता को पाले थे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों जो आपकी कांस्य नर्तकी की मूर्ति थी ना, वह आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने, सिंधु नदी के किनारे स्थित आपका है यह मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और इसकी खोज राखलदास बनर्जी जी ने कब किया था? तो 1922 में किया था। और अगर हम बात करें कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। और अगर हम बात करें कि सिंध का बाग किसे कहते हैं, किस हड़प्पा सभ्यता को सिंध का बाग कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से आपके विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, यह दोनों प्राप्त हुए थे दोस्तों। नर्तकी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, यह इसलिए आपकी यह जो सभ्यता है मोहनजोदड़ो, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी वह 10 मई 1857 में हुई थी, और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। अगर हम बात करें यह प्रारंभ कहाँ से हुई थी, तो यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से प्रारंभ हुई थी आपकी 1857 की क्रांति। अगर बात करें दोस्तों जो यह 1857 की क्रांति थी, इनका जो कानपुर का आपका नेतृत्व किए थे, कानपुर से कौन किए थे? तो तात्या टोपे के द्वारा कानपुर से इसका नेतृत्व किया गया था। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों यह बातें आपसे काफ़ी पूछी जाती है, यह इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो इन्हें सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। और लॉर्ड माउंटबेटन को क्या कहा जाता है? तो लॉर्ड माउंटबेटन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यह सभी बातें आपको याद रखनी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक, ठीक है। और 1857 की क्रांति में आपका लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1857 के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था? तो दोस्तों तात्या टोपे आप लोग काफ़ी जानते होंगे, लेकिन उनका असली नाम क्या था, मूल नाम क्या था, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह सभी आपके जो हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, यह सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली फ्रेंड्स, तो इसलिए हम बोल रहे हैं आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट किया करिए, जिससे कि आपको अधूरा ज्ञान न हो, पूरा ज्ञान हो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है और अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। चलिए चलते हैं हम आगे, तो देखते हैं दोस्तों जो आपका 1857 की जो क्रांति थी, विद्रोह था, वह तात्या टोपे का असली नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनका जो नाम था रामचंद्र पांडुरंग, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यह जो थे यह कहाँ से अपना नेतृत्व किए थे? तो कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। यह जो स्वतंत्रता संग्राम था यह किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो यह जो स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय सैनिकों के बीच यह
युद्ध था, ठीक है, आपका विद्रोह था। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हसन निजामी और फख ए मुदव्विर किसके दरबारी कवि थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के यह दरबारी कवि थे। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था और यह किसका गुलाम था दोस्तों? तो यह मोहम्मद गौरी का, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। और बात करें इसने क्या किया था, तो इसने 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण किया था। कहाँ? तो राजस्थान के अजमेर जिले में इसने क्या किया था, तो 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण किया था। और किसके आदेश के अनुसार? तो मोहम्मद गौरी के आदेश के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किसके शासन काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, किसके शासन काल को, यहाँ शासन कर लीजिएगा, किसके शासन काल को मुगल चित्रकला आप ध्यान रखिएगा, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। दोस्तों जहांगीर का जो शासन काल था उसे मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर हम बात करें जो यह जहांगीर थे वह कौन थे? तो यह आपके मुगल सम्राट के चौथे सम्राट थे, ठीक है, मुगल सम्राट के चौथे सम्राट थे आपके जहांगीर। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही है, तो थोड़ा सा अलग है दोस्तों। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, किसके काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? हमने आगे क्या देखा, तो मुगल आपके चित्रकला का स्वर्ण काल, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है किसके? शाहजहां आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शाहजहां का जो शासनकाल था उसे मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके शासनकाल में काफ़ी जो आपकी वास्तुकलाएँ थी काफ़ी प्रचलित थी काफ़ी, तो इसलिए इसे कहा जाता है। अगर हम बात करें कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कहाँ करवाया, तो आगरा में करवाया, और किसकी याद में करवाया? तो अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किताब अल हिंद की रचना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल-बरूनी ने। किताब अल हिंद की रचना अल-बरूनी ने करवाया था, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है, अलाई दरवाजा का किसका प्रवेश द्वार है? तो अलाई दरवाजा जो है दोस्तों यह आपके कुतुब मीनार का ही प्रवेश द्वार है। यह कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है और इसका जो निर्माण है दोस्तों यह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह कुतुब मीनार यानी कुतुब परिसर का प्रवेश द्वार है, कुतुब परिसर का प्रवेश द्वार है और यह कुतुब मीनार में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो जो दोस्तों आपका रूमी दरवाजा है वह स्थित है कहाँ? तो यह स्थित है लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ इज द राइट आंसर। अगर वही बात करें हम कि यह किसने बनवाया था, तो रूमी दरवाजा नवाब शाहफुद्दौला ने बनवाया था और इसे तुर्की गेट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। रूमी दरवाजा को क्या कहा जाता है? तुर्की गेट के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है और वीडियो को क्वालिटी कंटेंट देख के ही पता चल रहा है दोस्तों कि यह आप सबके एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होने वाला है, तो फ्रेंड्स आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर थे आपके रामानंद के शिष्य कबीर थे। और कबीर की एक रचना थी कौन सी? तो साखी, शबद, रामायणी, और इन तीनों का एक संग्रह था क्या? बीजक, ठीक है, बीजक, साखी, शबद, रामायणी का एक संग्रह था बीजक, याद रखिएगा। यह कबीर के द्वारा तैयार किया गया था। और कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद। यह सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अकबरनामा किस भाषा में है? तो अकबरनामा जो है दोस्तों यह अकबर के आधारित पुस्तक है, अकबर पर आधारित पुस्तक है दोस्तों अकबरनामा, और इसकी जो आपकी भाषा है यह फारसी भाषा में लिखी गई थी अकबरनामा। अगर हम बात करें कि अकबरनामा को लिखा किसने था, तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना किया गया था। और आईने अकबरी, अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों आपके अबुल फजल ने लिखा था, यह पुस्तक के लेखक अबुल फजल ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वतों के
श्रेणियों के मध्य स्थित है? बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो भारत में जो शांत घाटी है वह आपके केरल राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी बेसिन। दोस्तों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है दूसरा, ठीक है। भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है वह है गोदावरी बेसिन। अगर हम बात करें जो आपका भारत का सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वह है आपकी गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी बेसिन आपका सबसे बड़ा है, लेकिन आपसे दूसरा जो पूछ रहा है वह होगा आपका गोदावरी बेसिन। बी सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह कहाँ का है दोस्तों? तो भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। भारत और दोस्तों यहाँ भारत और बांग्लादेश होगा, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच यह क्या होगा दोस्तों? भारत और बांग्लादेश के पास न्यू म्यूर जो द्वीप है दोस्तों, यह विवाद का एक कारण है। यह स्वामित्व के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों, इसलिए यह विवाद है, स्वामित्व का विवाद है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है न्यू मोर द्वीप, और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु जो है वह आपका कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपका पाक जल डमरू मध्य में, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य किसके बीच पड़ता है दोस्तों? भारत और श्रीलंका के बीच पड़ता है। और जो आपका राम सेतु है वह आपके पाक जल डमरू मध्य में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करें तो 8 डिग्री जो चैनल है वह आपके लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वह है गोदावरी नदी। वहीं अगर हम बात करें गोदावरी नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से है? तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल माना जाता है, और यह गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें गोदावरी नदी के बारे में तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, और इसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का रुण किस पठार को कहा जाता है? तो भारत का जो रुण है वह आपके छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। और छोटा नागपुर पठार किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यह भारत का रुण किस लिए इसका कहा जाता है? क्योंकि यह खनिज भंडार की दृष्टि से सबसे संपन्न पठार है, याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार। और यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि दामोदर, छोटा नागपुर पठार झारखंड से आपके दामोदर नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, ठीक है। और इसका जो मुहाना है वह आपकी हुगली नदी में है। और जो आपका दामोदर नदी निकलता है दोस्तों, और यह जो दामोदर नदी है इसको किसकी शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकोन यमा स्थित है, वह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह म्यांमार में, ठीक है। म्यांमार जिसे पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था, तो यह आपके भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। तो आपका म्यांमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की यह पूर्वी पर्वत श्रृंखला है अराकान यमा, और यह म्यांमार देश में स्थित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताया करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें फ्रेंड्स। और एक बात और बता दूं कि जो यह आपका अराकोन यमा है श्रेणी, इसको क्या कहा जाता है? तो राखीन पर्वतमाला भी कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं हम आगे। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।